हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन सभी टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमने कई सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिनको अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हो। और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जो हमारा NTA UGC नेट का एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम के अंदर दोनों शिफ्ट में लगभग 30 से ज़्यादा प्रश्न उन प्लेलिस्ट के वीडियो से देखने को मिले हैं। इसके अलावा UP PCS, MP PSC या अदर स्टेट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ामों के अंदर वो क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, आपको उन सभी वीडियो को जाकर ज़रूर देखना चाहिए। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इसके बाद बात करते हैं हम आज के वीडियो की। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज के वीडियो के अंदर हम चोल राजवंश की बात करने वाले हैं, जिसका आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था आज से 2 दिन पहले। अगर वो नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 देख सकते हो, जिसके अंदर हमने चोल राजवंश की स्थापना किस तरीके से हुई थी, किस तरीके से विजयालय से लेकर और राजराज प्रथम तक के शासक को बारे में हमने बात की थी विस्तार से, और बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी तरीके से हमने उसको समझाने की कोशिश की थी। और काफ़ी ज़्यादा लोगों को उसमें समझ भी आया है, काफ़ी अच्छा जो है उसका रिस्पांस मिला है। तो उस वीडियो को जाकर आप ज़रूर देखें। आज के वीडियो के अंदर हम राजेंद्र प्रथम से लेके तो आदि राजेंद्र तक का इतिहास हम देखेंगे, जिसका अंदर हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसके बाद हम पार्ट 3 लेकर आएंगे, जिसमें हम कुलोत्तुंग प्रथम से शुरू करेंगे तो आखिरी तक राजेंद्र तृतीय तक के शासक के बारे में जानकारी देखेंगे। तो आज पार्ट 2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जिस तरीके से पार्ट 1 में हमने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की थी, उसी तरीके से आज पार्ट 2 में भी बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। मोस्टली लोग जो है इस टॉपिक को, जो चोल राजवंश यानी कि दक्षिण भारत के राजवंश होते हैं, इनको स्किप कर देते हैं या इनको समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है। मगर हम काफ़ी ज़्यादा मेहनत के साथ और काफ़ी ज़्यादा ट्रिक और इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। तो चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर, जहाँ इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे कि हम स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम चोल साम्राज्य का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम राजेंद्र प्रथम से लेके, इससे पहले जो हम पार्ट 1 लेकर आए थे, जैसे कि आपने अगर देखा होगा, तो जिसमें हमने विजयालय से लेकर जो चोल राजवंश का पुनर्संस्थापक था उससे लेकर तो राजराज प्रथम तक की बात की थी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम राजेंद्र प्रथम से लेके तो राजाधिराज प्रथम, यानी कि जो विजयालय वाली जो शाखा है उसका अंतिम शासक राजाधिराज प्रथम माना जाता है, तो वहाँ तक की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वंशावली की बात कर लेते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वंशावली की बात की थी, और वंशावली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि खास करके NTA UGC नेट के अंदर क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको सभी शासक, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो राजवंश हैं, उन सभी राजवंश के शासकों की क्रोनोलॉजी आपको याद होना चाहिए। तो इसकी वंशावली अगर देखें दोस्तों, तो इसका प्रथम जो शासक यानी कि पुनर्संस्थापक अगर माना जाएगा तो दोस्तों, तो इसको विजयालय को माना जाएगा। फिर विजयालय के बाद दोस्तों आदित्य प्रथम आता है। तो आदित्य प्रथम के बारे में हमने बात की थी दोस्तों। आदित्य प्रथम ने तोंडमंडलम पर अधिकार करने के पश्चात उसने एक कोदंडराम की उपाधि धारण की थी, और इसने अपराजित वर्मन को हरा के इसकी हत्या कर दी थी। यानी कि जो पल्लव वंश का जो शासक था, अंतिम शासक, उसको हत्या करके इसने पल्लव वंश को समाप्त कर दिया था। फिर उसके बाद दोस्तों परांतक प्रथम आता है। परांतक प्रथम के बारे में ये आता है कि पहले तो ये राष्ट्रकूट शासक को पराजित कर देता है। फिर उसके बाद दोस्तों राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय वेल्लूर के युद्ध में इसको पराजित कर देता है, और वेल्लूर के युद्ध में जब इसको पराजित कर देते हैं, उसके साथ ही जो चोल राजवंश है वो अंधकार में चला जाता है, ये हमने देखा था। फिर उसके बाद 3 शासक आते हैं, जिसके बारे में हमने बताया था दोस्तों गेप नाम से। तो जी से आपका गंडरादित्य, और ए से आपका अरिंजे, और पी से आपका परांतक द्वितीय। तो परांतक द्वितीय का ही जो पुत्र था दोस्तों अरिमौली वर्मन, वो हमने देखा था, जो राजराज प्रथम के नाम से शासक बनता। फिर उसके बाद दोस्तों इसका जो भतीजा होता है परांतक द्वितीय का, वो परांतक द्वितीय का भतीजा उत्तम चोल परांतक द्वितीय का एक पुत्र होता है दोस्तों आदित्य चोल, उसकी हत्या कर देता है। तो उस हत्या के गम में ही परांतक द्वितीय की जो है मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद उत्तम चोल आता है। तो उत्तम चोल के बारे में हमने देखा दोस्तों कि सबसे प्राचीनतम जो सिक्के प्राप्त होते हैं वो उत्तम चोल के होते हैं। फिर उसके बाद हमने राजराज प्रथम के बारे में बात की थी दोस्तों। तो राजराज प्रथम ही चोल राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और इसने अपना जो विजय अभियान था दोस्तों केरल से लेकर
केरल से इसने शुरू किया था और मलाया पे यानी कि मालदीव पर जाकर इसने ख़त्म किया था। तो इसने उत्तरी सिंगल के ऊपर भी आक्रमण किया था, कलिंग के ऊपर आक्रमण किया था, पल्लवों के ऊपर आक्रमण किया था, चालुक्यों के ऊपर आक्रमण किया था। ये सारे आक्रमण हमने देखे थे। और इसके द्वारा क्या क्या, जैसे कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था और चीन में राजदूत पहुँचाए थे, भूमि की पैमाइश करवाई थी, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने विस्तार से बात की थी। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए आप पार्ट 1 वाला वीडियो जाकर जरूर देखें। अब आज के वीडियो के अंदर हम राजेंद्र प्रथम से बात करेंगे दोस्तों। राजेंद्र प्रथम के बाद राजाधिराज प्रथम की बात करेंगे, फिर राजेंद्र द्वितीय की बात करेंगे, फिर वीर राजेंद्र की बात करेंगे, फिर अधिराजेंद्र की बात करेंगे। तो यहाँ तक कि आज हम पार्ट 2 के अंदर बात करने वाले हैं। फिर पार्ट 3 के अंदर हम कोलुतुंग प्रथम, विक्रम चोल, कोलुतुंग द्वितीय, राजराज द्वितीय, राजाधिराज द्वितीय, कोलुतुंग तृतीय, राजराज तृतीय और राजेंद्र तृतीय। तो ये हम तीसरे जो हमारा पार्ट 3 आएगा उसके अंदर हम इसकी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो दोस्तों। तो राजेंद्र प्रथम से सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कि राजेंद्र प्रथम का परिचय, राजेंद्र प्रथम की उपलब्धियाँ, राजेंद्र प्रथम के अभियान, ये जो इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ों को आज हम विस्तार से समझते हैं। तो राजेंद्र प्रथम की अगर हम परिचय की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले राजेंद्र प्रथम की बात कर लेते हैं। तो राजेंद्र प्रथम का जो शासन था दोस्तों 1014 से लेके तो 1044 तक इसने शासन किया था। और ये किसका पुत्र था? राजराज प्रथम, यानी कि जिससे पहले हमने जो वीडियो में बात की थी राजराज प्रथम की, यानी कि अरिमौली वर्मन की, उसका ये पुत्र था। तो इसकी उपाधि की अगर बात करें दोस्तों, तो इसकी उपाधि थी गंगेकोंड की। तो हमने आपके पहले वाले वीडियो के अंदर बताया था कि चोल राजवंश के अंदर जितने भी जो भी शासक हुए हैं, उन्होंने जहाँ भी अभियान किए हैं, जिस भी क्षेत्र को जीता है, उस क्षेत्र को जीतने के पश्चात उसी क्षेत्र से संबंधित जो है वो उपाधियाँ धारण करते थे। तो इसने भी गंगेकोंड की उपाधि धारण करी। तो गंगेकोंड की उपाधि क्यों धारण की इसने? क्योंकि गंगा घाटी में इसने अभियान किया था दोस्तों, तो इस वजह से इसने गंगेकोंड की उपाधि धारण की। फिर उसके बाद इसने पंडित चोल की उपाधि धारण की। तो पंडित चोल की उपाधि धारण क्यों की दोस्तों? इसने एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी जिसके अंदर वेदों का अध्ययन किया जाता था, इस वजह से इसको पंडित चोल कहा गया। फिर इसको कटाधिपति कहा गया दोस्तों। तो कटाधिपति क्यों कहा गया? क्योंकि इसने कडारम पे विजय की थी। और कडारम वाला जो इलाका होता है दोस्तों, सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया, मलेशिया वाला जो इलाका है दक्षिण पूर्वी वालिया, उस इलाके को इसने जीता था, इस वजह से इसे कटाधिपति कहा गया। तो ये सारे अभियान हम देखेंगे। तो इसके बाद दोस्तों स्मिथ ने एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात बोली है। स्मिथ ने इसके अभियानों को ध्यान में रखते हुए इसने जो अभियान किए, क्योंकि इसने चारों दिशाओं में अभियान किए, और जैसे इसने अपने पिता के साथ जो अभियान देखे थे, पिता के टाइम पे जो अभियान हुए थे, उन सारे अभियानों को विस्तार देते हुए, यानी कि योग्य पिता की योग्य संतान इसको माना जाता है। तो इस वजह से इसको दक्षिण का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि इसका अभियान काफ़ी ज़्यादा विस्तृत थे। इस वजह से जैसे कि हमने देखा दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर नेपोलियन भी पूरे यूरोप के अंदर जो है साम्राज्य विस्तार करता है। इसी तरीके से जो राजेंद्र प्रथम होता है दोस्तों, ये दक्षिण भारत के समस्त राजवंशों को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। इसके अलावा श्रीलंका को जीत लेता है। इसके अलावा जब दक्षिण पूर्वी एशिया के जो राज्य होते हैं वहाँ पे व्यापार वगैरह जो बाधित रहता है उसका, तो व्यापारिक उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया के जितने भी जो भी देश होते हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह वगैरह, सुमात्रा, जावा, श्रीविजय साम्राज्य वगैरह, खमेर राजवंश, इन सभी के ऊपर आक्रमण कर इन सभी को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। और यहाँ तक कि इतना ज़्यादा आक्रमण करता है दोस्तों कि बंगाल की खाड़ी जो होती है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहा जाता है इसके समय, मतलब ये इतने ज़्यादा अभियान करता है। तो दोस्तों इसको स्मिथ ने दक्षिण का नेपोलियन कहा, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसके अभिलेखों की अगर बात करें दोस्तों, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि अभिलेखों से ही आपके जो अभियानों के बारे में जानकारी मिलती है। तो तिरुवलंगाडु अभिलेख, तो तिरुवलंगाडु अभिलेख के अंदर राजेंद्र प्रथम की दक्षिण पूर्वी एशिया विजय का उल्लेख मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो तिरुवलंगाडु अभिलेख में दक्षिण पूर्वी एशिया का विजय का उल्लेख मिलता है। और इसी अभिलेख में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है दोस्तों, इसी अभिलेख में जो इसके पिता थे राजराज प्रथम के सिंगल विजय का उल्लेख मिलता है। सिंगल विजय यानी कि दोस्तों श्रीलंका के ऊपर जो उत्तरी क्षेत्र पर राजराज प्रथम ने अधिकार किया था, उसके बारे में जानकारी तिरुवलंगाडु अभिलेख में मिलता है। फिर उसके बाद दोस्तों इसका दूसरा अभिलेख होता है करिंदे ताम्रपत्र। तो करंदे ताम्रपत्र के अनुसार दोस्तों इसमें जानकारी मिलती है राजेंद्र प्रथम के द्वारा जो श्रीलंका के ऊपर आक्रमण किया जाता है, यानी कि संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया जाता है राजेंद्र प्रथम के द्वारा। इसका जानकारी किस में मिलती है दोस्तों? तो करंदे ताम्रपत्र में मिलती है। इसके अलावा एक महावंश होता है दोस्तों, महावंश में भी आपको राजेंद्र प्रथम के श्रीलंका विजय की जानकारी मिलती है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है।
इसके बाद दोस्तों नीलकंठ शास्त्री ने क्या स्टेटमेंट दिया है देख लेते हैं। नीलकंठ शास्त्री जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव माने जाते हैं दोस्तों दक्षिण भारत की हिस्ट्री को लेकर, विजयनगर साम्राज्य को लेकर, पल्लव राजवंश, चालुक्य राजवंश, दक्षिण भारत के जितने भी जो भी राजवंश हुए हैं उन सभी का इतिहास को लेकर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने योगदान दिया है नीलकंठ शास्त्री महोदय ने। तो उन्होंने क्या बात बोली है, इन्होंने राजराज और राजेंद्र को उसी सारणी में रखा है जिसमें मकदूनिया के फिलिप एवं सिकंदर महान को रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो फिलिप कौन था दोस्तों, तो फिलिप सिकंदर का पिता था और सिकंदर इसका पुत्र था। तो इस वजह से दोस्तों राजराज प्रथम को इसने फिलिप माना है और सिकंदर को राजेंद्र प्रथम माना है। तो इस तरीके से दोनों बाप बेटों की तुलना इन्होंने की है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं राजेंद्र प्रथम के अभियानों की। तो राजेंद्र प्रथम से पहले हमने राजराज प्रथम के अभियानों की बात की थी। राजेंद्र प्रथम ने किस तरीके से अभियान किया था हमने देखा था दोस्तों कि उसने सबसे पहले केरल पे अभियान किया था, फिर पांड्य पे अभियान किया था, फिर आपके श्रीलंका के ऊपर अभियान किया था, फिर आपके कलिंग के ऊपर अभियान किया था, फिर पश्चिमी गंग के ऊपर अभियान किया था, फिर मालदीव के ऊपर अभियान किया था। ये हमने राजराज प्रथम देखा था। अब बात कर लेते हैं हम राजेंद्र प्रथम के अभियानों की। तो राजेंद्र प्रथम के जो अभियान हुए हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो राजेंद्र प्रथम ने किस तरीके से अभियान किया था दोस्तों, तो राजेंद्र प्रथम ने जो अपने अभियानों की शुरुआत की थी दोस्तों, राजेंद्र प्रथम ने जो अपना पहला अभियान किया था दोस्तों, इसने कल्याणी के जो चालुक्य शासक थे, तो कल्याणी के जो चालुक्य शासक थे उनको हराया था दोस्तों। उनको हराकर यहाँ का जो शासक था दोस्तों कल्याणी के चालुक्य का, वो जय सिंह द्वितीय यहाँ का शासक था दोस्तों कल्याणी के चालुक्य का, उसको सबसे पहले हराया जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों अपने राज्याभिषेक, यानी कि राज्याभिषेक कब होता है दोस्तों, इसका 1015 में 1014 में इसका राज्याभिषेक होता है, तो 1019 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि ये क्रोनोलॉजी इसकी पूछी जा चुकी है। ये जो 2022 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, 2022 अक्टूबर के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर राजेंद्र प्रथम के अभियानों की क्रोनोलॉजी पूछी गई थी। इस वजह से आपको याद रखना है। तो पहला अभियान ये कल्याणी के चालुक्य पे करता है। फिर दूसरा अभियान दोस्तों एक मतलब अपने राज्याभिषेक के 5वें वर्ष ये अभियान करता है श्रीलंका के ऊपर। तो श्रीलंका के ऊपर अभियान करके क्या करता है दोस्तों, क्योंकि इसके पिता ने भी इसके ऊपर अभियान किया था। तो इसके पिता ने जो अभियान किया था दोस्तों श्रीलंका पे, उन्होंने मात्र उत्तरी श्रीलंका के ऊपर अभियान किया था। मगर ये जो अभियान करेगा दोस्तों संपूर्ण श्रीलंका को विजित करके, और जो यहाँ का शासक था महेंद्र पंचम, उस महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर लेकर आता है चोल राज में और यहाँ पे लाकर इसको कैद कर देता है। तो इसकी मृत्यु 12 वर्ष के बाद होती है दोस्तों, मतलब 12 वर्ष कैद में रहकर महेंद्र पंचम की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। और इस अभियान की जानकारी किस किस में मिलती है दोस्तों, एक तो करंदे दान पत्र में मिलती है, और दूसरी जो महावंश यानी कि दीपवंश महावंश की हमने बात की थी दोस्तों। तो जो बौद्ध साहित्य है महावंश जो श्रीलंका के अंदर लिखा गया है, उस महावंश के अंदर राजेंद्र प्रथम के श्रीलंका विजय अभियान के बारे में जानकारी मिलती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों इसका अभियान फिर कहाँ होता है दोस्तों, फिर ये केरल और पांडे, यानी कि केरल और पांडे जो अच्छी तरीके से अभियान मतलब राजराज प्रथम ने अभियान किया था, मगर राजराज प्रथम के मृत्यु के पश्चात फिर से ये स्वतंत्र हो जाते हैं। तो फिर ये तीसरा अभियान केरल और पांडे यानी कि दोनों की सम्मिलित जो है यहाँ पे जीत कर, इसको पुनः जीत कर और इनको एक राज्य बना देता है। मतलब पहले तो ये केरल अलग था और पांड्य राज्य अलग था, तो इन दोनों को जीतकर एक राज्य बना देता है और इसका मुख्यालय मदुरा को बना देता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इसका तीसरा अभियान होता है। फिर इसके बाद दोस्तों ये फिर अपना अभियान दोस्तों गंगा घाटी में पहुंचाता है दोस्तों। तो गंगा घाटी में अभियान क्यों होता है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए। इसकी ये एक नगर बसाता है गंगेकोंड चोलपुरम। तो कावेरी नदी के तट के ऊपर दोस्तों, तो कावेरी यहाँ पे गंगेकोंड चोलपुरम की ये स्थापना करता है। और गंगेकोंड चोलपुरम के ऊपर जब स्थापना करता है दोस्तों, तो वहाँ पे और इसका जो गंगा घाटी में जो अभियान होता है दोस्तों, इसका जो प्रमुख उद्देश्य रहता है बस इतना रहता है कि गंगा घाटी में अभियान करके बस यहाँ से अपना जो है यहाँ से गंगा नदी का जो है जल लेकर आना है, और जल लेकर अपना जो ये नगर बसाया है गंगेकोंड चोलपुरम, उस का राज मतलब वहाँ पे जो राज्य अभिषेक वगैरह जो हो रहा था उसमें उस जल को लेकर आना है। तो इस वजह से ये गंगा जल लाने के लिए ये यहाँ पे गंगा घाटी का अभियान किया जाता है पश्चिम बंगाल के अंदर। तो ये अभियान भी हम देखेंगे दोस्तों किस तरीके से यहाँ पे अभियान किया जाता है। और यहाँ का शासक जो महिपाल रहता है दोस्तों, पाल वंश का शासक रहता है, तो वहीं पर पाल वंश के शासक को हराकर, महिपाल प्रथम को हराकर वहाँ से गंगा जल लेकर आता है। और इसके साथ कई सारे लोग भी जाते हैं दोस्तों, तो उनको भी हम देखेंगे। जो
काफ़ी ज़्यादा मतलब इसके साथ जाकर, जैसे कि सेन वगैरह ये लोग जाकर बंगाल के अंदर बस जाते हैं और वो अपना सेन वंश की जो स्थापना करते हैं। तो ये भी हम देखेंगे किस तरीके से अभियान किया जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों इसका अभियान होता है दक्षिण पूर्वी एशिया के जो राज्य होते हैं दोस्तों, दक्षिण पूर्वी एशिया के जो राज्य कौन से होते हैं, सुमात्रा जावा वाले जो राज्य होते हैं, यहाँ पे मैप में नहीं लगा रखा है दोस्तों, तो ये वाला जो कडारम वाला जो इलाका है दोस्तों, ये आपको देखने को मिल रहा है। ये दक्षिण पूर्वी एशिया का जो कडारम वाला इलाका है, ये आपको श्री विजय साम्राज्य देखने को मिल रहा है, और ये आपको खमेर राजवंश देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये खमेर राजवंश है, तो यहाँ पे ये अभियान किया जाता है दोस्तों। ये पेगू के ऊपर अभियान किया जाता है। फिर बाद में म्यांमार वाला जो इलाका है दोस्तों, पेगू के ऊपर भी अभियान किया जाता है। तो ये सारे अभियान राजेंद्र प्रथम के द्वारा किए जाते हैं। तो एक बार और थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले ये पांडे चालुक्य के ऊपर आक्रमण करता है, कल्याणी चालुक्य के ऊपर। दूसरा आक्रमण ये आपके श्रीलंका के ऊपर आक्रमण करता है। तीसरा आक्रमण दोस्तों ये पांडे और केरल के ऊपर आक्रमण करता है। फिर चौथा आक्रमण ये गंगा घाटी के ऊपर अभियान करता है दोस्तों, पश्चिम बंगाल पे। फिर उसके बाद दोस्तों जब गंगा घाटी में अभियान हो जाता है, फिर उसके बाद दोस्तों ये दक्षिण पूर्वी एशिया के ऊपर अभियान करता है, कडारम वगैरह, श्री विजय साम्राज्य, ये सारे जितने भी जो भी है सुमात्रा जावा, इनके ऊपर आक्रमण करता है। फिर उसके बाद दोस्तों ये बर्मा वाला जो इलाका है दोस्तों, पेगू के ऊपर आक्रमण करता है। ये सारे आक्रमण राजेंद्र प्रथम के द्वारा किए जाते हैं। तो इनको हम थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं दोस्तों। राजेंद्र प्रथम के विजय अभियान। तो राजेंद्र प्रथम के जो विजय अभियान होते हैं, इसके संबंध में नीलकंठ शास्त्री महोदय के अनुसार राजेंद्र प्रथम जो है पहला युद्ध राजेंद्र मतलब नीलकंठ शास्त्री के अनुसार बताया गया है कि राजेंद्र प्रथम का जो पहला युद्ध होता है कल्याणी के चालुक्य के साथ होता है, जिसमें जो कल्याणी का जो नरेश होता है दोस्तों, जय सिंह द्वितीय होता है, जिसके बारे में हमने बात की थी दोस्तों। जय सिंह द्वितीय को हराकर तुंगभद्रा वाले क्षेत्र को रायचूर दोआब जीत लेता है। मतलब तुंगभद्रा और कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में जो रायचूर वाला जो दोआब होता है, उसको जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लेता है। फिर उसके बाद दोस्तों अपने शासनकाल के 5वें वर्ष ये संपूर्ण सिंगल यानी कि दोस्तों संपूर्ण श्रीलंका को जीत लेता है। और वहाँ का जो शासक होता है दोस्तों महेंद्र पंचम, उसको बंदी बनाकर लाता है, और लाकर बंदी बनाकर रोक के इसको 12 वर्ष के पश्चात इसकी मृत्यु हो जाती है बंदी गृह के अंदर। और दोस्तों ये जो अभियान किया जाता है श्रीलंका के ऊपर, उसके बारे में जानकारी किस किस में मिलती है, महावंश में मिलती है और करंदे ताम्रपत्र में मिलती है, ये हमने देखा था। फिर उसके बाद दोस्तों राजेंद्र प्रथम ने केरल और पांडे के ऊपर आक्रमण कर उनको जीतकर एक राज्य में बदल दिया और मदुरै का यहाँ का मुख्यालय बना दिया, ये हमने देख लिया था। फिर उसके बाद दोस्तों अगला आक्रमण कहाँ किया जाता है दोस्तों, तो राजेंद्र प्रथम ने वेंगी के ऊपर आक्रमण किया दोस्तों। तो वेंगी के ऊपर आक्रमण करके दोस्तों, जैसे कि वेंगी के ऊपर आक्रमण तो नहीं किया, मगर वेंगी के हमने बताया था कि वेंगी के ऊपर आक्रमण किया था राजराज प्रथम ने। तो इसको समझ लेते हैं दोस्तों, थोड़ा मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। यह आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये वाला जो इलाका है आपका वेंगी वाला इलाका। तो यहाँ पे हमने इससे पहले जो इसके पिताजी थे राजराज प्रथम, उन्होंने वेंगी के ऊपर आक्रमण कर वेंगी का जो शासक था, वेंगी के शासक से अपनी पुत्री का विवाह किया था, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था दोस्तों। और पुत्री का विवाह करने के पश्चात जब पुत्री का विवाह किया और विवाह करने के पश्चात जो पुत्र हुआ उसका नाम था राजराज। अब आपको ये समझना है दोस्तों, यहीं से आपको कुलोत्तुंग प्रथम वाली मिस्ट्री जो है वो आपको समझ में आएगी। तो जो राजराज प्रथम ने वेंगी के राजकुमार से वेंगी के राजकुमार से अपनी पुत्री का विवाह किया था, विवाह के पश्चात जो उसकी संतान हुई पुत्री की, तो दोस्तों उसने अपने नाना के नाम पर यानी कि अपने पिता के नाम पर नवासे का नाम रख दिया। तो क्या नाम रखा इसने, उसके नवासे का नाम क्या था दोस्तों, राजराज। तो राजराज का जो दोस्तों फिर राजराज हुआ, तो राजराज कौन हुआ, महेंद्र प्रथम का राजेंद्र प्रथम का भांजा हुआ है। राजेंद्र प्रथम की बहन का विवाह किससे हुआ दोस्तों, वेंगी के राजकुमार से। तो राजेंद्र प्रथम का भानेज कौन हुआ दोस्तों, ये राजराज। तो अब राजेंद्र प्रथम की जो पुत्री होती है दोस्तों, राजेंद्र प्रथम की पुत्री कौन होती है दोस्तों, अमंगा देवी। यह आपको याद रखना है दोस्तों। अमंगा देवी कौन है, राजेंद्र प्रथम की पुत्री। तो राजेंद्र प्रथम क्या करेगा, राजेंद्र प्रथम अपने भानेज से, अपना भानेज कौन है दोस्तों, राजराज प्रथम। तो राजराज प्रथम से ये विवाह करवा देता है, अपने भानेज से अमंगा देवी का यानी कि अपनी पुत्री का विवाह करवा देता है। फिर जब इस पुत्री के साथ जब ये विवाह करवा देता है दोस्तों, तो अब इस पुत्री के भी एक पुत्र होगा। तो ये क्या करती है, अपने
जो ये पुत्री है, ये पुत्री अपने पिता के नाम पर, यानी कि अपने उस नवासे का नाम अपने नाना के नाम पर रख देती है। तो नाना के नाम पर क्या नाम रखेगी ये दोस्तों? जैसे कि राजराज की पुत्री ने अपने पिता के नाम पर उसके पुत्र का नाम रख दिया था राजराज, उसी तरीके से अमंगा देवी अपने पिता के नाम पर, अमंगा देवी किसकी पुत्री है दोस्तों? राजेंद्र प्रथम की। तो राजेंद्र प्रथम की जो पुत्री है अमंगा देवी, वो अपने पिता के नाम पर अपने पुत्र का नाम राजेंद्र रख देगी। तो जो राजेंद्र होगा दोस्तों, यही आपको अधिराजेंद्र के समय आपको देखने को मिलेगा, और वो अधिराजेंद्र के खिलाफ जनता को भड़काकर विद्रोह करवा देगा और अधिराजेंद्र की हत्या करवा देगा। और जब कोई चोल राजवंश के अंदर कोई राजकुमार नहीं रहेगा, तो यही राजेंद्र प्रथम, आपको कौन रहेगा ये राजेंद्र प्रथम? राजेंद्र प्रथम का नवासा, राजेंद्र प्रथम का नवासा ही कोलुतुंग प्रथम होता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो देख लेते हैं, एक बार और समझ लेते हैं यहाँ पे। तो राजेंद्र प्रथम ने वेंगी पर अपने भांजे, अपना भांजा कौन है दोस्तों? राजराज नरेंद्र। राजराज नरेंद्र कौन है दोस्तों? ये इसका भांजा है और राजराज प्रथम की पुत्री का पुत्र है, यानी नवासा है राजराज प्रथम का। तो नरेश बनाया और उसके साथ अपनी पुत्री अमंगा देवी का विवाह कर दिया। फिर उसके बाद दोस्तों क्या करता है? राजेंद्र प्रथम ने कलिंग के ऊपर अभियान किया। तो कलिंग के ऊपर राजराज प्रथम ने भी किया था और राजेंद्र प्रथम ने भी किया था, तो ये कलिंग के ऊपर भी आक्रमण करता है। फिर उसके बाद दोस्तों ये गंगा घाटी के ऊपर अभियान करता है। और गंगा घाटी के ऊपर अभियान किस तरीके से करेगा दोस्तों? क्योंकि इसको जो गंगे कोंड चोलपुरम इसने जो नया नगर बसाया था, उसके जल अभिषेक के लिए, राज अभिषेक, उसका अभिषेक करने के लिए गंगा जल की ज़रूरत पड़ी। तो गंगा जल की ज़रूरत पड़ी तो इनने देखा कि भाई गंगा जल कहाँ पे है? तो गंगा जल है, इनको सबसे पास में कौन सा इलाका पड़ रहा था? वैसे तो गंगा जल आपको देखने को मिलता है यूपी वगैरह, उत्तराखंड वगैरह, ये सारी जगहों से आ रहा है। मगर यहाँ के अगर साउथ वाले लोग अगर गंगा जल लेने जाएंगे तो इनको सबसे पास वाला इलाका पड़ेगा बंगाल वाला इलाका। तो दोस्तों अब राजेंद्र प्रथम को जब गंगा जल की जरूरत पड़ी, पंडित जी ने बोला कि भाई गंगा जल लेकर आना है तुमको, और जब जाके आपका ये जल अभिषेक होगा यहाँ का। तो राजेंद्र प्रथम ने बोला अपने पुत्र को, किसको? विक्रम चोल को बोल दिया कि जाओ बेटा, आपको ना गंगा जल लेकर आना है, और गंगा जल लेकर आओ और हमारे जो नगर बसाया गंगे कोंड चोलपुरम, उसका जल अभिषेक करना है। तो अब जो विक्रम चोल है, अब ये भी मतलब नेक्स्ट लेवल का आदमी था, जिस तरीके से उसका पिता थे उसी तरीके से इसने भी क्या किया, गंगा जल तो लेने जा रहा था, मगर गंगा जल लेने के साथ साथ अब ये कई सारे लोगों को साथ में ले गया, अपनी सेना भी ले गया, और यहाँ के जो सेन समाज के जो लोग थे उनको भी अपने साथ ले गया। कई सारे लोग जो है इसके साथ पूरी पलटन के साथ अभी निकल जाता है। इसके साथ इसका सेनापति दंडनाथ भी होता है। तो ये दंडनाथ और ये विक्रम चोल, ये यहीं से जैसे ही मतलब ये अपने चोल साम्राज्य से निकलते हैं, तो यहीं से जितने भी जो भी शासक मिलते हैं सभी को हराते मेलते, सब में मतलब झगड़ा वगड़ा करते, सबकी कुटाई पिटाई धुनाई करते हुए ये पहुंच जाते हैं बंगाल में। और बंगाल में मिलता है इनको कौन? महिपाल प्रथम। तो महिपाल प्रथम को भी बाद में पता चलता है कि ये तो गंगा जल लेना है, मगर महिपाल प्रथम को भी पहले जाके ये उसकी हालत ख़राब कर देते, उसको भी युद्ध में पराजित कर कर उसको भी बढ़िया उसकी धुलाई कर देते हैं। धुलाई करने के पास पता चलता है कि यार, वो पूछता है कि आपने लेने क्यों आए हो, मतलब क्या लेने आए हो यहाँ पे? तो वो फिर बोलता है विक्रम चोल, क्या यार हमें तो गंगा जल की ज़रूरत थी, और ये गंगा जल की एक लुटिया गंगा जल लेकर और हमको जाना है वापस से। तो उस तरीके से दोस्तों ये महिपाल प्रथम को पराजित कर देते, और एक लोटिया या जितना भी जो भी गंगा जल चाहिए था उन्हें, वो गंगा जल लेकर ये वापस से आ जाते हैं। तो बस इसी तरीके से गंगा जल का जो गंगा घाटी का अभियान इस तरीके से होता है। तो कौन होता है दोस्तों समकालीन शासक? महिपाल प्रथम होता है, ये आपको याद रखना है, पाल वंश का शासक। तो गंगा घाटी के अभियान के समय बंगाल में पाल वंश का शासक महिपाल प्रथम होता है। और कौन कौन लोग अभियान करते हैं दोस्तों? तो विक्रम चोल करते हैं और सेनापति दंडनाथ ये अभियान करते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ से प्राप्त गंगा जल से अभिषेक कर गंगे कोंड चोलपुरम के अंदर एक जय स्तंभ का निर्माण किया जाता है। एक झील भी बनाई जाती है दोस्तों, उस झील के अंदर ये गंगा जल डाल दिया जाता है और इस झील से नहरें निकालवाई जाती है दोस्तों। ये चीज़ें आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों ये अभियान हो जाता है। ये अभियान के बाद दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशिया के जो इलाके हैं, हमने बताया था दोस्तों दक्षिण पूर्वी इलाका कौन सा होता है? ये वाला इलाका जो इंडोनेशिया, मलेशिया, सुमात्रा, जावा, ये वाला जो इलाका होता है दक्षिण पूर्वी एशिया कहा जाता है। तो यहाँ पे अभियान किया जाता है। तो यहाँ पे अभियान किस तरीके से किया जाता है? तो कडारम, श्रीविजय, इसके अलावा दोस्तों अंडमान निकोबार, आराकान, पेगू, पेगू आराकान, ये पेगू वाला जो इलाका है दोस्तों आपका म्यांमार वाला इलाका है। तो ये राज्यों को जीता जाता है। तो किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है दोस्तों? तो सबसे पहले श्रीविजय के समकालीन जो शासक होता है श्रीविजय, यानी कि जो आपका सुमात्रा जावा वाला जो इलाका है, वहाँ पे श्रीविजय राज्य का जो है यहाँ पे शासन था। तो यहाँ के शैलेंद्र वंशी शासक थे दोस्तों संग्राम विजयतुंग वर्मन। आपको कमेंट्स करके ये बताना है दोस्तों, शैलेंद्र वंशी शासक इसके समय तो संग्राम विजयतुंग वर्मन थे, मगर राजराज प्रथम के समय जो
जिसने चूड़ामणि वो बौद्ध विहार बनवाया था भारत के अंदर आकर, राजराज प्रथम के समय वो भारत आता है और राजराज प्रथम से वो विहार बनवाने की बात बोलता है और एक गांव भी दान में दिलवाया था। तो कौन सा शासक था? शैलेंद्र वंशी। उस शासक का नाम बताना है जो राजराज प्रथम के समय कौन था, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। तो श्री विजय साम्राज्य का जो शासक था दोस्तों शैलेंद्र वंशी, इसके समय संग्राम विजयतुंग वर्मन था, उसको पराजित कर दिया। मतलब इससे पहले का जो शासक था वो राजराज प्रथम के समय भारत आता है और वो चूड़ामणि बौद्ध विहार बनवाता है। ये बात आपको कमेंट्स करके बताना है कि वो कौन शासक था। इसके बाद राजेंद्र प्रथम का जो अंतिम अभियान और सर्व प्रमुख अभियान होता है कटा यानी कि कडारम अभियान होता है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कडारम जो अभियान होता है इसका मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे अंतिम अभियान माना जाता है। इसका प्रथम अभियान कौन सा था दोस्तों? तो चालुक्य वंश के खिलाफ जो इसने अभियान किया था, कल्याणी के चालुक्य के खिलाफ, ये आपका राजेंद्र प्रथम का पहला अभियान था और सबसे अंतिम अभियान इसका कटा यानी कि कडारम वाला अभियान था। इन सभी जो अभियान किए गए थे दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशिया में, जो अभियान किए गए थे, इन सभी अभियानों की जो जानकारी मिलती है तिरुवलंगाडु अभिलेख में मिलती है। तो हमने बता ही दिया दोस्तों, तिरुवलंगाडु अभिलेख के अंदर आपको राजराज प्रथम के सिंगल विजय की जानकारी मिलती है, हमने बताया था। और राजेंद्र प्रथम की जो उपाधि होती है दोस्तों कटाधिपति होती है। तो कटाधिपति उपाधि क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि ये कडारम के ऊपर जब ये विजय प्राप्त कर लेगा, इसी वजह से इसकी उपाधि कटाधिपति होती है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है दोस्तों कि जैसे कि हमने देखा था कि नीलकंठ शास्त्री ने दक्षिण के राजवंशों के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें बोली है। तो उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया जो राजेंद्र प्रथम के द्वारा जो विजय अभियान किए गए हैं, इनका कारण बताया। उन्होंने बताया है कि एक तो विजय की लालसा, दूसरा यहाँ का जो व्यापार था दोस्तों, जो यहाँ पे जो व्यापार होता था दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ, इन दोनों के हितों की रक्षा के लिए ये अभियान किया जाता है राजेंद्र चोल के बराबर। चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच में जो वैदेशिक संबंध थे दोस्तों और जो व्यापारिक संबंध थे, इन सभी संबंधों को स्थापित करने के लिए राजेंद्र प्रथम के द्वारा ये अभियान किए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम राजेंद्र प्रथम की उपलब्धियों की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो राजेंद्र प्रथम के समय की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, उन सभी में क्या मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं? तो राजेंद्र प्रथम ने सिंचाई के लिए 16 मील लंबा तालाब खुदवाया। तो ये तालाब कहाँ खुदवाया था दोस्तों? गंगेकोंड चोलपुरम के अंदर इसने तालाब खुदवाया था, जिसे चोल गंगा कहा गया है दोस्तों। चोल गंगा कहा गया है दोस्तों, ये आपको याद रखना। चोर गंगा नहीं है दोस्तों, ये चोल गंगा। क्या कहा गया है दोस्तों? चोल गंगा, यानी कि जिसके अंदर गंगा जल लाकर इसी के अंदर डाल दिया था, इस वजह से इसको गंगा कहा गया है, ये आपको याद रखना। क्योंकि यहाँ पे तो कोई गंगा नदी नहीं थी, पर इन्होंने क्या किया कि वहाँ से पश्चिम बंगाल से गंगा जल लाकर इस तालाब के अंदर जल डाल दिया और इसी तालाब का नाम इन्होंने चोल गंगा तालाब रख दिया। इसके बाद दोस्तों कई प्रकार के सोने और चांदी की और तांबे की मुद्रा इसने चलाई, जिस पर उपाधि इसकी गंगेकोंड चोल अंकित मिलती है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राजेंद्र प्रथम के सिक्कों के ऊपर कौन सी उपाधि मिलती है, तो गंगेकोंड की उपाधि मिलती है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए विद्यालय की स्थापना की, जिसकी वजह से इसको पंडित चोल कहा गया है, ये हमने बताई दिया, आपको याद रखना है ये भी। 1033 में आपके राजेंद्र प्रथम ने भी चीन के अंदर दूत मंडल भेजा। तो हमने बताया था दोस्तों राजराज प्रथम ने भी दूत भेजा है, इसके बाद राजेंद्र प्रथम ने भी दूत भेजा है, और आपके जो कोलुतुंग प्रथम होगा, जो राजेंद्र प्रथम का नवासा होगा दोस्तों, राजेंद्र प्रथम का नवासा कौन है? कोलुतुंग प्रथम। तो वो भी दूत मंडल पहुंचाएगा, वो 1077 के अंदर पहुंचाएगा दोस्तों। 1077 के अंदर 72 लोगों का एक व्यापारिक दूत बनाकर पहुंचाएगा दोस्तों, मंडल बनाकर। इसके बाद दोस्तों इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट है खमेर के जो राजा थे दोस्तों। तो खमेर कहाँ है दोस्तों? ये दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर ही है। तो खमेर के राजा के साथ मित्रता स्थापित की, जिसने अपनी राज लक्ष्मी की रक्षा करने हेतु इसने रथ भेजकर मित्रता की याचना की। मतलब दोस्तों इसके साम्राज्य की सुरक्षा के लिए इसने रथ भेजकर मतलब मित्रता का जो है हाथ बढ़ाया, यह आपको याद रखना है। कहाँ के राजा ने पहुँचाया दोस्तों? खमेर के राजा ने पहुँचाया, ये आपको याद रखना है। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा ब्रीफ में हम राजेंद्र प्रथम को एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राजेंद्र प्रथम का जो है उपाधि की हमने बात की थी दोस्तों, गंगेकोंड चोलपुरम, इसकी उपाधि एक पंडित चोल मिलती है। दूसरी उपाधि कटाधिपति, क्योंकि कदारम वगैरह के ऊपर इसका अभियान किया जाता है। और स्मिथ ने इसको दक्षिण का नेपोलियन कहा है। इसके अभियानों की जानकारी तिरुवलंगाडु के अंदर दक्षिण पूर्वी एशिया के अभियानों की जानकारी मिलती है। करंदे दान पत्र के ऊपर श्रीलंका के अभियान की जानकारी मिलती है। और नीलकंठ शास्त्री ने इसे मतलब इन दोनों की तुलना की है दोस्तों, फिलिप से राजराज की और राजेंद्र की सिकंदर से तुलना की है। हमने अभियान देख लिए दोस्तों। तो अभियान क्या होता है दोस्तों? नीलकंठ शास्त्री महोदय के अनुसार राजेंद्र का पहला अभियान कल्याणी चालुक्य यानी कि
जय सिंह द्वितीय को ये पराजित कर देता है। फिर उसके बाद दोस्तों 5वें वर्ष ये सिंघल के ऊपर आक्रमण कर महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर लेकर आता है, जिसकी मृत्यु 12 वर्ष बाद हो जाती है, जिसका उल्लेख महावंश और करंदे दानपत्र के अंदर मिलता है। फिर उसके बाद दोस्तों केरल और पांड्य को जीतकर उसको एक राज बना देता है और मदुरै को वहाँ की जो है प्रमुख मुख्यालय बना देता है वहाँ का। इसके बाद दोस्तों वेंगी के चालुक्य का जो राजकुमार होता है राजराज नरेंद्र, उसके साथ अपना पुत्री का विवाह करवा देता है अमंगा देवी का, और इसके बाद कलिंग के ऊपर आक्रमण करता है। फिर गंगा घाटी के अभियान पे आक्रमण कर दोस्तों विक्रम चोल और सेनापति दंडनाथ दोनों आक्रमण कर पाल वंश के जो शासक होते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर महिपाल प्रथम, उसको पराजित कर देते हैं दोस्तों, और यहाँ से गंगा जल लेकर गंगे कोंड चोलपुरम के अंदर जल अभिषेक करवाते हैं। इसके बाद दक्षिण पूर्वी एशिया में के अंदर दोस्तों कडारम, श्री विजय, अंडमान निकोबार, अराकान, पेगू यानी कि बर्मा के ऊपर जीत करता है दोस्तों। तो श्री विजय के समकालीन जो शासक था इसके समय संग्राम विजयतुंग वर्मन था, और राजराज प्रथम के समय कौन था दोस्तों, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। इसके राजराज प्रथम की जो अंतिम विजय होती है दोस्तों कडारम विजय होती है इसके समय दोस्तों, और ये विजय की पुष्टि जो इसके समय जो दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर जो अभियान किए जा रहे हैं दोस्तों, इसकी पुष्टि आपकी तिरुवलंगाडु अभिलेख में होती है। और दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर जो अभियान किए जाते हैं दोस्तों, और इतना ज़्यादा व्यापार वाणिज्य वगैरह और ये सारी चीज़ें की जाती है, इस वजह से जो बंगाल की जो झील होती है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी जो होती है, इसको चोलों की झील कहा जाता है दोस्तों। आपको याद रखना है दोस्तों, जो चोलों की झील किसके समय कहा जाने लगा था, राजेंद्र प्रथम के समय कहा जाने लगा था, ये आपको याद रखना है। इसकी उपाधियों की हमने इसकी उपलब्धियों की बात की थी दोस्तों, इसने एक तालाब बनवाया था। इसके अलावा दोस्तों इसकी मुद्राओं के ऊपर गंगे कोंड चोलपुरम की उपाधि मिलती है। इसने एक विद्यालय की स्थापना की, इस वजह से इसको पंडित चोल कहा गया है। चीन के अंदर दूत मंडल पहुँचाया। राजा खमेर के राजा ने दोस्तों यहाँ पे रथ पहुँचाकर इससे मित्रता स्थापित की। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसका जो पुत्र होता है विक्रम चोल जो अभियान करता है, हमने बताया था दोस्तों, तो विक्रम चोल की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। तो विक्रम चोल की जब मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो इसके बाद इसका दूसरा पुत्र राजाधिराज इसका शासक बनता है दोस्तों। तो ये कब बनता है, 1044 से लेकर 1052 तक ये शासक बनता है। तो विक्रम चोल की जब मृत्यु हो जाती है दोस्तों, उसके पश्चात ये शासक बनता है, मतलब उसकी तो मृत्यु हो गई है, तो उसके बाद दोस्तों इसका जो दूसरा पुत्र होता है राजाधिराज प्रथम, वो ये शासक बनता है। इसकी उपाधि की अगर बात करें दोस्तों, तो अश्वमेध जिन क्यों है दोस्तों इसकी उपाधि, क्योंकि इसने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो हमने देखा दोस्तों मणिमंगलम अभिलेख, तो मणिमंगलम अभिलेख के बारे में जो जानकारी मिलती है इसी शासक की मिलती है, राजाधिराज प्रथम की, जिसके अंदर सिंघल विजय की भी जानकारी मिलती है और अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। तो मणिमंगलम जो अभिलेख था इसी का था दोस्तों। और भूपेंद्र चोल भी इसकी अन्य उपाधि थी। इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो विशेष देख लेते हैं। राजाधिराज की जो मृत्यु दोस्तों कोप्पम के युद्ध में होती है। तो कल्याणी चालुक्य के साथ जो इसका युद्ध होता है दोस्तों, कोप्पम का युद्ध, उस युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि चोल वंश के किस शासक की मृत्यु कोप्पम के युद्ध में यानी कि युद्ध क्षेत्र में हुई थी। तो आपको बताना है दोस्तों राजाधिराज प्रथम की जो मृत्यु होती है कोप्पम के युद्ध में होती है। और इसके पश्चात दोस्तों आपको राजेंद्र द्वितीय जो है इसका जो भाई होता है वो शासक बन जाता है इसी युद्ध के अंदर, वो हम अब आगे देखेंगे। और इसके बारे में क्या स्पेशल है दोस्तों, इसने अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये एकमात्र शासक है संपूर्ण चोल राजवंश के अंदर जिसने अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था। और इसके बारे में जानकारी किसमें मिलती है दोस्तों, तो मणिमंगलम जो अभिलेख है इसका, उसके अंदर जानकारी मिलती है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। मणिमंगलम अभिलेख के बारे में क्या जानकारी मिलती है, राजाधिराज के प्रथम के द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ करवाए जा रहे हैं उसकी जानकारी, और इसके समय दोस्तों जो सिंघल विजय की जानकारी यानी कि सिंघल के ऊपर जो अभियान किया जाता है उसकी जानकारी भी मणिमंगलम अभिलेख में मिलती है, यह आपको याद रखना है। इसने कल्याणी के चालुक्य को लूटा, मतलब पहले तो क्या होता है दोस्तों, जिस तरीके से हमने परांतक प्रथम के बारे में पढ़ा था दोस्तों, तो परांतक प्रथम क्या करता है, सबसे पहले राष्ट्रकूट शासक को ऊपर आक्रमण कर उनको पराजित कर देता है। फिर उसी के बाद दोस्तों राष्ट्रकूट शासक का अगला शासक आता है कृष्ण तृतीय, वो परांतक प्रथम को पराजित कर देता है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ भी ये देखने को मिला है, राजाधिराज प्रथम क्या करता है, पहले तो कल्याणी के चालुक्य शासक को पराजित करके वहाँ के कल्याणी को लूट लेता है। मगर होता क्या दोस्तों, फिर उसके बाद दोस्तों कल्याणी चालुक्य शासक का ही दूसरा शासक आता है, वो इसको पराजित कर देता है। तो कल्याणी के चालुक्य को लूटा और वहाँ पर अपना वीर अभिषेक यानी कि अपना जो राज्य अभिषेक है दोस्तों वहीं पर जाके इसने करवाया। फिर राजाधिराज प्रथम ने कल्याणी से एक
द्वारपाल की मूर्ति, जब मतलब इसने अभियान किया था कल्याणी के चालुक्य के ऊपर, जब यहाँ पे लूटपाट की, तो वहाँ से एक द्वारपाल की मूर्ति उठाकर लेकर आया और तंजौर के अंदर, जो तंजौर क्या है दोस्तों, चोल राजवंश की जो राजधानी तंजौर के अंदर दशासुरम का जो मंदिर है उसके सामने इसने स्थापित की। तो द्वारपाल की मूर्ति लेकर आया और दशासुरम मंदिर के सामने इसने स्थापित की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसके अभिलेखों के में अनेमेरु जिन, ये दोस्तों ये देखने को मिलता है, मतलब इसका जो अभिलेख है उसके अंदर अनेमेरु जिन कहा जाता है दोस्तों। अनेमेरु जिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो मृत्यु होती है दोस्तों, तो अनेमेरु जिन इसलिए कहा जाता है दोस्तों, तो इसका अर्थ ये होता है कि इसकी जो मृत्यु होती है हाथी के पीठ पे मरने वाला राजा, यानी कि हाथी के ऊपर बैठा हुआ था और हाथी के ऊपर बैठे हुए इसके जब तीर वगैरह लग जाता है तो इसकी मृत्यु हाथी के पीठ के ऊपर ही हो जाती है। मतलब हाथी के पीठ के ऊपर जो इनकी जो स्टेज वगैरह जो बनी रहती है उसी स्टेज के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस वजह से दोस्तों इसको अनेमेरु जिन कहा जाता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस शासक की मृत्यु हाथी के पीठ के ऊपर हुई थी, या किस शासक की मृत्यु कोप्पम के युद्ध में हुई थी, या किस शासक की मृत्यु युद्ध क्षेत्र के अंदर हुई थी। तो आपको बताना है दोस्तों राजाधिराज प्रथम की मृत्यु होती है। इसके बाद दोस्तों इसकी जब मृत्यु हो जाती है तो इसने युवराज का पद, मतलब अपनी मृत्यु से पहले ही जो युवराज का पद होता है दोस्तों, तो उस पद को पुत्र को ना देकर अपने भाई राजेंद्र द्वितीय का दिया था दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस शासक ने अपना युवराज का पद या अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र को ना चुनकर अपने भाई को चुना था? तो वह राजाधिराज प्रथम था। राजाधिराज प्रथम ने अपने भाई को यानी कि राजेंद्र द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी चुना। और राजेंद्र द्वितीय भी दोस्तों इतना नेक्स्ट लेवल का आदमी था कि इसने उसी युद्ध क्षेत्र के अंदर, जिस युद्ध क्षेत्र के अंदर अपने भाई की मृत्यु हुई थी, वहीं पे इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अब बात कर लेते हैं हम राजेंद्र द्वितीय की। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, एक बार हम पूरा ब्रीफ में समझ लेंगे, पूरी क्लास कर लेते हैं उसके बाद। तो राजेंद्र द्वितीय को समझ लेते हैं। अब राजेंद्र द्वितीय का शासन है दोस्तों 1052 से लेकर 1064 तक। तो इसकी उपाधि है दोस्तों प्रकेसरी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये उपाधि आपसे पूछ ली जाएगी। और इसके बारे में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसने अपना वीर अभिषेक जो करवाया था दोस्तों, वीर अभिषेक और राज अभिषेक एक ही होता है दोस्तों, तो वो कोप्पम के युद्ध क्षेत्र के अंदर करवाया था दोस्तों। तो कोप्पम के युद्ध क्षेत्र के अंदर इसके भाई की मृत्यु होती है और मृत्यु के पश्चात ये कोप्पम के क्षेत्र में अपने भाई का मृत्यु के पश्चात ये अपना राज्याभिषेक करवा लेता है। और इसके समय एक अकाल पड़ता है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि इसके समय का अकाल पड़ता है। और इसकी उपाधि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उपाधि से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि चोल राजवंश के जो प्रमुख शासक हुए हैं उनकी उपाधियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि जो युद्ध क्षेत्र के अंदर अपना राज्याभिषेक करने वाला शासक कौन था? तो वो था राजेंद्र प्रथम। और युद्ध क्षेत्र के अंदर मृत्यु यानी कि हाथी के पीठ पर मरने वाला जो शासक था वो राजाधिराज प्रथम था। यह आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं हम अगले शासक की, वीर राजेंद्र की। तो वीर राजेंद्र के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो वीर राजेंद्र प्रथम जो था इसने 1064 से लेकर तो 1070 तक इसने शासन किया। और इसकी उपाधि की बात करें दोस्तों, तो इसकी उपाधि थी राजकेसरी, मेदिनी वल्लभ और राजेंद्र। तो ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट उपाधि है। इसके बाद दोस्तों इसकी राजकेसरी भी उपाधि होती है और वल्लभ भी इसकी उपाधि होती है। इसके अलावा दोस्तों राजेंद्र इसकी उपाधि हमने पढ़ी ली है। तो ये सारी दोस्तों महाराजाधिराज भी है, इसकी उपाधि होती है दोस्तों। महाराजाधिराज भी एक इसकी उपाधि होती है, ये आपको याद रखना है। इसके बारे में क्या है दोस्तों, तो इसने तिरुमुकुंडल में एक वैदिक विद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों। तो कहाँ पे इसने वैदिक विद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों? तो तिरुमुकुंडल में इसने एक वैदिक विद्यालय की स्थापना की थी, जहाँ पर छात्रावास और चिकित्सालय भी था। मतलब इसने जो स्कूल की स्थापना की थी वहाँ के जगह दोस्तों आपको छात्रावास भी देखने को मिलता है, और वहाँ पे छात्रावास के अलावा एक जो चिकित्सालय यानी कि हॉस्पिटल भी देखने को मिलता है। और इसने क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसने 40,000 वैदिक ब्राह्मणों को भूमि दान दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस शासक ने 40,000 वैदिक ब्राह्मणों को भूमि दान दिया था, ये आपको याद रखना है। इसके अभियानों की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका अभियान 1606 में कुंडल संगम के युद्ध में, यानी कि दोस्तों 1606 नहीं है दोस्तों, 1066 के अंदर जो कुंडल संगम का युद्ध होता है, चालुक्य शासक सोमेश्वर को पराजित करता है दोस्तों। तो
क्यों पराजित करेगा दोस्तों? क्योंकि ये वीर है। तो वीर से आपको याद रखना है कि सोमेश्वर को किसने पराजित किया था? तो वीर ने पराजित किया था। किस युद्ध में? कुंडल संगम के युद्ध में चालुक्य शासक जो सोमेश्वर होता है दोस्तों, सोमेश्वर को पराजित कर देता है और सोमेश्वर ने तुंगभद्रा नदी के अंदर डूब के इसी के समय दोस्तों आत्महत्या कर लेता है। मतलब जब यहाँ से दोस्तों जब ये पराजित होता है कुंडल संगम के युद्ध में, तो कुंडल संगम के युद्ध में पराजित होने के पश्चात ही उसकी जो है काफ़ी ज़्यादा उसका ईगो हर्ट हो जाता है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा जब वो दोस्तों अपने आप में मतलब छोटा समझने लगता है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता है सोमेश्वर और जाकर तुंगभद्रा नदी के अंदर डूबकर ये आत्महत्या कर लेता है। और जब ये दोस्तों ये तुंगभद्रा नदी के अंदर डूब जाता है और कुंडल संगम के युद्ध में जब वीर राजेंद्र विजय हो जाता है, तो तुंगभद्रा नदी के तट के ऊपर एक विजय स्तंभ की स्थापना करता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये तुंगभद्रा नदी के ऊपर विजय स्तंभ की स्थापना कौन करता है? वीर राजेंद्र करता है। इसके बाद दोस्तों इसका जो अभियान होता है सिंगल नरेश विजय बाहू को भी ये पराजित करता है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। तो सिंगल के ऊपर किस किस का जो है अभियान किया जा रहा है? एक तो हमने देखा दोस्तों राजराज प्रथम ने किया था, फिर राजेंद्र प्रथम ने किया था, फिर राजा धीराज प्रथम ने किया था, फिर वीर राजेंद्र ने किया था। तो वीर राजेंद्र ने जिस समय सिंगल के ऊपर अभियान किया था उस समय सिंगल का जो शासक यानी श्रीलंका का जो शासक था वो विजय बाहू था। ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों और क्या इंपॉर्टेंट है? अपने एक अभिलेख में कहता है कि इसने 1068 में यानी कि 2 साल के बाद दोस्तों 1068 के अंदर इसने कडारम को आग से जला डाला और शैलेंद्र शासक से पैरों की पूजा करवाई। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस चोल वंश के शासक ने शैलेंद्र शासक से अपने पैरों की पूजा करवाई थी? तो वो वीर चोल था, वीर राजेंद्र प्रथम था दोस्तों। तो वीर राजेंद्र काफ़ी ज़्यादा वीर था, इसीलिए इसने सोमेश्वर को भी पराजित किया, विजय भाऊ को भी पराजित किया और शैलेंद्र शासक से भी अपने पैरों की पूजा करवा ली। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वीर था, इसी वजह से उसने ये सारी चीज़ें की है। इसके बाद दोस्तों बुद्ध मित्र जो थे, बुद्ध मित्र जिन्होंने वीर शैलेम की रचना की है दोस्तों, वो उन्होंने इसको तमिल विद्वान बताया दोस्तों, महान तमिल विद्वान बताया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बुद्ध मित्र ने किसे महान तमिल विद्वान बताया? तो वीर राजेंद्र को बताया। और बुद्ध मित्र जो है इन्हीं के दरबारी थे, इनके समकालीन माने जाते हैं बुद्ध मित्र। ये भी हमको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों अगला शासक अधिराजेंद्र की। तो अधिराजेंद्र जो है विजयलय जो शासक है दोस्तों, जिसके समय चोल राजवंश की पुनर्स्थापना हुई थी, उस शाखा का अंतिम शासक माना जाता है अधिराजेंद्र। क्योंकि इसके पश्चात जो दोस्तों दूसरे शासक जो आएंगे कोलुतुक प्रथम वगैरह, ये वेंगी के चालुक्य वंश के जो शासक है दोस्तों, वेंगी के जो चालुक्य वंश है उनका राजकुमार होगा। वो राजकुमार कैसे होगा दोस्तों? तो क्योंकि राजेंद्र प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह किया था अमंगा देवी का, उस पुत्री का पुत्र होता है राजेंद्र। वो राजेंद्र आकर यहाँ पे विद्रोह करवाएगा। देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं दोस्तों। ये विजयलय वंश का अंतिम शासक होता है, क्योंकि इसके पश्चात दोस्तों आप देखेंगे कि वेंगी के चालुक्य वंश के शासक आ जाते हैं। इसके शासक बनने के 1 वर्ष बाद ही राजेंद्र नहीं, ये वही राजेंद्र है दोस्तों, राजेंद्र प्रथम का नवासा, उसने इसका वध यानी कि अधिराजेंद्र का वध जो है दोस्तों भीड़ द्वारा करवा दिया जाता है। तो भीड़ के द्वारा विद्रोह करवा दिया जाता है और विद्रोह के द्वारा ही इसका जो है वध हो जाता है। और वेंगी के चालुक्य राजकुमार राजेंद्र ने स्वयं को कोलुतुंग प्रथम के नाम से शासक बन जाता है। तो यह आपकी पूरी मिस्ट्री आपको समझ में आ गई होगी कि ये कोलुतुंग प्रथम कहाँ से आया। तो हमने किस तरीके से समझाया था, एक बार और आपको समझाते थे। राजराज प्रथम होता है दोस्तों, राजराज प्रथम क्या करता है? वेंगी के ऊपर आक्रमण कर वेंगी का जो शासक होता है उस शासक से अपनी पुत्री का विवाह करवा देता है। उस शासक से जब अपनी पुत्री का विवाह करवाता है तो उस पुत्री का एक पुत्र होता है, उसका नाम रहता है राजराज नरेंद्र। राज इस तरीके से आप समझ लेते हैं दोस्तों। यह आपका वेंगी है। तो वेंगी के ऊपर आक्रमण किया राजराज ने। तो आक्रमण करके यहाँ के जो शासक है इस शासक से अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया। और विवाह करवाने के बाद दोस्तों इसकी पुत्री का जो पुत्र हुआ यानी कि राजेंद्र प्रथम का भांजा और राजराज का नवासा, तो राजराज का जो नवासा हुआ है वो राजराज नरेंद्र हुआ। राजराज नरेंद्र। अब इस राजराज नरेंद्र से राजेंद्र प्रथम होगा दोस्तों, वो अपनी पुत्री अमंगा देवी का विवाह करवा देता है। अमंगा देवी का विवाह करवा देगा दोस्तों, तो इसका एक पुत्र होगा राजेंद्र। तो वो राजेंद्र यही था दोस्तों। इससे जो अमंगा देवी का जो पुत्र होता है राजेंद्र वो यही था। तो ये इसको हत्या करवा देता है अधिराजेंद्र की। और अधिराजेंद्र की हत्या करवाने के बाद दोस्तों यहाँ पे कोई भी अब इसका उत्तराधिकारी या कोई भी जो यहाँ के राजकुमार वगैरह नहीं होते हैं, तो इन सभी का फ़ायदा उठाकर जो राजेंद्र होता है दोस्तों, जो वेंगी का राजकुमार होता है और राजेंद्र प्रथम का नवासा होता है, यानी कि यहाँ का
जो है ये नवासा रहता है। तो ये यहाँ पे आक्रमण करके और इसकी हत्या करवाकर ये अपनी शासन सत्ता स्थापित कर देता है। तो इस वजह से दोस्तों अब यहाँ से विजयलय की जो शाखा थी वो समाप्त हो जाती है और वेंगी के चालुक्य राजकुमार राजेंद्र प्रथम यानी कि कोलुतुम प्रथम की जो है शाखा यहाँ से शुरू हो जाती है। तो इसके बाद के जो शासक है हम पार्ट 3 जो लेकर आएंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो एक बार हम पूरा विस्तार से समझ लेते हैं एक बार और ब्रीफ में, तो ये आपको समझ में आ जाएगा पूरा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों वंशावली की। तो हमने देख ली है दोस्तों वंशावली में किस तरीके से आपको समझाया था। इसके बाद बात कर लेते हैं हम राजेंद्र प्रथम से। तो राजेंद्र प्रथम जो था दोस्तों इसकी उपाधि थी गंगेकोंड चोलपुरम, क्योंकि इसने गंगा घाटी के ऊपर अभियान किया था और यहाँ पे अभियान करके महिपाल प्रथम यानी कि जो पाल वंश का जो शासक था दोस्तों उसको पराजित किया था। फिर इसने पंडित चोल की उपाधि धारण की दोस्तों। तो पंडित चोल की उपाधि इसने क्योंकि एक विद्यालय का स्थापना की थी जिसके अंदर वैदिक जो है शिक्षा दी जाती थी, इस वजह से इसको पंडित चोल कहा गया। कटाधिपति क्यों कहा है दोस्तों, क्योंकि इसने कडारम वगैरह के ऊपर इसने आक्रमण कर वहाँ के क्षेत्र को जीत लिया था। इसके बाद स्मिथ ने इसको दक्षिण का नेपोलियन कहा है। इसके अभिलेख थे दोस्तों तिरुवलंगाडु अभिलेख और करंदे दान पत्र। तिरुवलंगाडु के अंदर दक्षिण पूर्वी एशिया यानी कि सुमात्रा जावा का जानकारी मिलती है। करंदे दान पत्र के अंदर श्रीलंका के विजय के बारे में जानकारी मिलती है। नीलकंठ शास्त्री ने फिलिप और सिकंदर से इन दोनों के पिता पुत्र की जो है इन्होंने तुलना की है। अभियान देख लिए थे हमने। अभियान क्या थे दोस्तों, नीलकंठ शास्त्री के मौदे के अनुसार इसका पहला अभियान कल्याणी के चालुक्य के ऊपर किया जाता है। इसके दूसरा अभियान दोस्तों 5 वर्ष अपने अभिषेक के जो है 5 वर्ष के पश्चात दोस्तों सिंघल के ऊपर आक्रमण किया जाता है और महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर लेकर आकर 12 वर्ष के बाद दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है। महावंश और करंदे दान पत्र में इसका जानकारी मिलती है। और केरल पांडे के ऊपर आक्रमण करके उसको एक राज बना देता है और मदुरै को मुख्यालय बना देता है। इसके बाद दोस्तों इसने वेंगी के जो राजकुमार था दोस्तों वहाँ का जो राजकुमार था इसका भांजा राजराज नरेंद्र उससे अपनी पुत्री अमंगा देवी का विवाह करवा देता है और इसी का पुत्र का अमंगा देवी का ही पुत्र होता है दोस्तों राजेंद्र, जो हम कोलुतुम प्रथम के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों इसने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया, फिर गंगा घाटी के ऊपर आक्रमण किया विक्रम चोल के नेतृत्व में और सेनापति दंडनाथ के नेतृत्व में। गंगा घाटी का अभियान का जो नेतृत्व था दोस्तों उस समय जब गंगा घाटी अभियान किया जा रहा था तो यहाँ पे पाल वंश का शासक महिपाल प्रथम जो है शासक था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से जो है गंगा जल लेकर आया और गंगाकोंड चोलपुरम के अंदर एक जय स्तंभ स्थापित करवाया। दक्षिण पूर्वी एशिया के ऊपर इसने कडारम, श्री विजय, अंडमान निकोबार, अराकान, पेगू राज्यों के ऊपर आक्रमण किया। श्री विजय के जो समकालीन शासक था दोस्तों संग्राम विजयतुंग वर्मन था। राजराज प्रथम के समय कौन था ये आपको कमेंट्स करके बताना है। राजेंद्र प्रथम की जो अंतिम विजय थी दोस्तों कडारम थी, ये हमने देख ही लिया है। इसकी सभी विजय इसकी जो पुष्टि हुई है दोस्तों इसके जो दक्षिण पूर्वी एशिया में जो इसने शासन अपनी जो विजय अभियान किया है इसकी पुष्टि होती है तिरुवलंगाडु अभिलेख के अंदर। इसके बाद दोस्तों राजेंद्र प्रथम की उपलब्धियों की बात की थी दोस्तों तो राजेंद्र प्रथम ने सिंचाई के लिए एक 16 मील लंबा तालाब बनवाया गंगेकोंड चोलपुरम के अंदर और कई प्रकार के सोने चांदी तांबे की मुद्राएं परिवर्तित करवाई जिसके ऊपर जो उपाधि थी इसकी गंगेकोंड चोल की। और वैदिक साहित्य का अध्ययन के लिए जो इसने विद्यालय बनवाया इस वजह से उसको पंडित चोल कहा जाता है। इसने चीन में दूत मंडल पहुँचाया, खमेर राजा ने इसको रथ पहुँचाया और इसने गंगेकोंड चोलपुरम के अंदर वृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ये आपको याद रखना है दोस्तों, वृहदेश्वर मंदिर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तराधिकारी होता है दोस्तों राजाधिराज प्रथम जिसने अश्वमेध यज्ञ किया और भूपेंद्र चोल इसकी उपाधि थी और कोप्पम के युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसने अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया और इसकी जानकारी किसमें मिलती है दोस्तों मणिमंगलम अभिलेख के अंदर जानकारी मिलती है। कल्याणी के चालुक्य को लूट लिया इसने पहले तो और वहाँ पे जाके इसने वीर अभिषेक किया और वहाँ से द्वारपाल की मूर्ति उठा के लेकर आया और दशासुरम जो मंदिर है जिसका निर्माण इसने करवाया है उसके सामने इसने द्वारपाल की मूर्ति को स्थापित करवाया। और फिर दोस्तों इसका जो दूसरा युद्ध होता है उस युद्ध के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है हाथी के पीठ के ऊपर बैठकर। और इसके जब मृत्यु हो जाती है दोस्तों तो ये अपने भाई को जो इसने उत्तराधिकारी बनाया था राजेंद्र द्वितीय वो उसी युद्ध क्षेत्र के अंदर अपना राज्याभिषेक करवा लेता है। ये हम देख लेते हैं दोस्तों राजेंद्र द्वितीय इसकी उपाधि प्रकेसरी है। इसने अपना वीर अभिषेक या राज्याभिषेक कोप्पम के युद्ध में ही करवा लिया दोस्तों। तो कोप्पम का युद्ध जो चल रहा था उसी युद्ध में इसने सोमेश्वर से युद्ध था दोस्तों, ये कल्याणी का जो चालुक्य शासक था दोस्तों सोमेश्वर वो पराजित हो जाता है इस युद्ध में। और हालांकि आदि राजेंद्र की जो है इसके अंदर मृत्यु हो जाती है। जीत हालांकि चोल वंश के जो शासक है दोस्तों राजेंद्र द्वितीय जीत जाते हैं और इसके समय अकाल पड़ा था। इसके बाद दोस्तों वीर राजेंद्र प्रथम आता है। तो वीर राजेंद्र जो काफ़ी ज़्यादा वीर होता है ये देख लेते हैं दोस्तों। तो ये आपको सोमेश्वर को फिर से पराजित करेगा। राजकेसरी, मेदिनी वल्लभ, राजेंद्र इसकी उपाधि और राजाधिराज भी इसकी उपाधि होती है दोस्तों। महाराजा धीराज भी इसकी उपाधि होती है। और
तिरुमुकड्डल में इसने एक वैदिक जो है इसने पाठशाला खुलवाई, जहाँ पे छात्रावास और चिकित्सालय का उल्लेख मिलता है। 40,000 वैदिक ब्राह्मणों को इसने भूमिदान दिया है। इसका अभियान था दोस्तों, कुंडल संगम का युद्ध होता है, उसके अंदर सोमेश्वर को पराजित कर देता है, और सोमेश्वर यहाँ से हारने के पश्चात दोस्तों ये अपने जो है आत्महत्या कर लेता है तुंगभद्रा नदी के अंदर जाकर। और अभियान में जीतने के पश्चात दोस्तों यहाँ से एक विजय स्तंभ स्थापित करवाता है तुंगभद्रा नदी के तट के ऊपर। फिर उसके बाद दोस्तों ये कडारम के ऊपर आक्रमण कर कडारम में आग लगा देता है, और शैलेंद्र शासक से ये अपनी पैरों की पूजा करवाता है, और विजय भाऊ को ये पराजित करता है दोस्तों। श्रीलंका का जो शासक था विजय भाऊ, उसको ये पराजित करता है। बुद्धमित्र ने इसको दोस्तों तमिलों का महान विद्वान बताया है दोस्तों, और इसकी जो रचना है बुद्धमित्र की, ये वीर शैलियम है। इसके बाद अधिराजेंद्र आता है दोस्तों, तो अधिराजेंद्र देख लेते हैं, ये विजयले वंश का अंतिम शासक था, और इसके शासक बनने के 1 साल बाद ही जनता ने, जो वहाँ की पब्लिक थी, उसको भड़का दिया राजेंद्र के द्वारा, और उसका वध करवा दिया भीड़ के द्वारा। और इसके पश्चात दोस्तों चालुक्य राजकुमार जो था दोस्तों राजेंद्र, वो कोलुतुंग प्रथम के नाम से शासक बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। चैनल को तो आपको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिल रहा है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और जो भी हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि राजराज प्रथम के समय जो शैलेंद्र शासक था, उसको आपको कमेंट्स करके बताना है कौन शासक था जिसने चूड़ामणि बौद्ध विहार बनवाया था। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।